नई समीक्षा की क्लास में साथियों हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि नई समीक्षा एक आंग्ल अमेरिकी आलोचना प्रवृत्ति है जो रोमांटिक दृष्टिकोण के खिलाफ मुख्य रूप से खड़ी हुई थी। रोमांटिसिज्म में जो भावावेग है और रोमांटिसिज्म का जो कृतिकार के व्यक्तित्व को कविता में मुख्य रूप से देखने की जो कोशिश है, उस कोशिश के खिलाफ ये कविता खड़ी हुई है। और घनघोर कलावाद के खिलाफ भी ये आलोचना पद्धति जाती है। दरअसल नई समीक्षा कृति केंद्रित आलोचना दृष्टि है, ये मैं बता चुका हूँ। माने कृति के पहले जो लेखक का परिवेश होता है, उसके मनोविज्ञान और उसकी समझ का जो निर्माण समाज में रहते हुए होता, माने ऐतिहासिक परिस्थितियाँ जो होती हैं, जो सृजन की प्रक्रिया है और जो रचना के बाद जो पाठकीय ग्रहण और पाठकीय प्रतिक्रिया होती है कृति को लेकर के, इन दोनों चीज़ों से काट करके माने रचना के पूर्व की चीज़ों को, माने ऐतिहासिक परिवेश, लेखक की चेतना के निर्माण की वैचारिकी और मनोवैज्ञानिक विकास की प्रक्रिया, सृजन प्रक्रिया को भी काटेगा, और बाद वाला जो रचना के हो जाने के बाद उसका लोग ग्रहण करते हैं, माने सामाजिक प्रभाव जो उसका पड़ता है, भारतीय काव्यशास्त्र में जिसे साधारणीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है, वो उन सारी चीज़ों को भी ये अलग करके केवल कृति पर और उसकी भाषा और उसकी बनावट और बुनावट को केंद्र में रखकर आलोचना को विकसित करने की एक जो है पैरोकारी ये समीक्षा दृष्टि करती है। मैं पिछली क्लास में आपको बता भी चुका हूँ कि W.K. बीमसार्ट ने दो तरह की फैलिसीज की बात की थी, इंटेंशनल फैलिसी और अफेक्टिव या अफेक्शनल फैलिसी। माने अभिप्राय परक हेत्वाभास और प्रभाव परक हेत्वाभास। अभिप्राय परक हेत्वाभास का मतलब ये है कि जो लेखक की तरफ से, माने लेखक के जो अपने पूर्वाग्रह हैं, लेखक की समझ के निर्माण में जो परिस्थितियां योगदान देती हैं, उन पूरे पूर्वाग्रहों के साथ जब वो रचना में आता है, यानी कि रचना का मूल्यांकन हम उसके पूर्वाग्रहों और उस लेखक के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जब जोड़कर हम करते हैं, तो वो अभिप्राय परक या इंटेंशनल फैलिसी के अंतर्गत उसको बीमसार्ट ने लिया। और जब पाठक अपने संस्कारों से बद्ध होकर, अपने परिवेश से बद्ध होकर, अपनी समझ से बद्ध होकर, अपनी वैचारिकी से बद्ध होकर जब पाठक रचना को पढ़ता और अपनी प्रतिक्रिया देता और उस नज़रिए से हम रचना का मूल्यांकन करने लगते हैं पाठकीय ग्रहण के माने ढंग से, तो वो अफेक्शनल फैलिसी, अफेक्टिव फैलिसी होती है। मैंने बताया था आपको कि जो इंटेंशनल फैलिसी है वो एक ऐसा इल्यूजन है, एक ऐसा कन्फ्यूजन है जो रचना और रचना के ओरिजिन, माने पोइट्री एंड कन्फ्यूजन बिटवीन पोइट्री एंड इट्स ओरिजिन, ये जो है इंटेंशनल फैलिसी है। एंड कन्फ्यूजन बिटवीन पोइट्री एंड इट्स इफेक्ट, उसके प्रभाव के बीच जो कन्फ्यूजन है, जो तमाम चीज़ें आती हैं, उसको जो है अफेक्टिव फैलिसी कहता है या प्रभाव परक हेत्वाभास कहता है। इन दोनों तरह के हेत्वाभासों से काट करके नई समीक्षा कृति के मूल्यांकन की बात करती है। 1910 में स्पिनगार ने न्यू क्रिटिसिज्म नाम का लेख लिखा, वहीं से नाम चल पड़ा। हालांकि बाद में 1941 में जॉन क्रो रैनसम ने व्यवस्थित ढंग से न्यू क्रिटिसिज्म नाम से किताब लिखी। उसके पहले जॉन क्रो रैनसम और एलन टेट जो है 1922 में द फ्यूजिटिव नाम की पत्रिका निकाल रहे थे, और बाद में कैनन रिव्यू निकाला रैनसम ने। तो फ्यूजिटिव से ही पहली बार नई समीक्षा के संकल्प और उसके मान मूल्य जो हैं खड़े होने लगे थे। और मैंने पूर्व की क्लासेज में आपको ये भी बताया है कि जो न्यू क्रिटिसिज्म है, न्यू क्रिटिसिज्म में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताई कि इसकी जो बुनियाद है न्यू क्रिटिसिज्म की, वो दरअसल माने वो कहते हैं कि जो कथ्य है और जो उसका सौंदर्य पक्ष है, माने कला पक्ष है, भाव पक्ष और कला पक्ष के संपृक्ति को, उसकी अखंडता को जो है मुख्य मानती है नई समीक्षा। और आप जानते हैं कि कंटेंट और रूप तत्व की संपृक्ति या एकता की बात तो अपनी त्रासदी के सिद्धांत में अरस्तु भी कर चुका है। माने उसके बीज जो हैं अरस्तु के यहाँ भी मिलते हैं, और बाद में जो फ्रांसीसी कलावाद यानी कि बिंबवाद और प्रतीकवादियों का जो पूरा आंदोलन था, उससे नई समीक्षा ने भाषा के स्तर पर या माने संरचना के स्तर पर कविता को तोड़ने और उसको जो है व्याख्यायित करने की पद्धति ली बिंबवादियों और प्रतीकवादियों से। आगे चलकर हम लोग बात करेंगे इस पर।
मैथ्यू आर्नल्ड, एजरा पाउंड वगैरह ने जो योगदान दिया। इसके अलावा कॉलरिज तक का इसमें योगदान है। कॉलरिज के कल्पना सिद्धांत का, टी.ई. ह्यूम का, स्पिनगॉन, इलियट और रिचर्ड ने जो बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप नई समीक्षा पढ़ेंगे तो पहले की इन सिद्धांतों या इन जो है काव्य शास्त्रियों के कुछ न कुछ तत्वों को लिया नई समीक्षा वालों ने। ऐसा नहीं कि नई समीक्षा कहीं आसमान से उतर गई थी। इन्होंने अरस्तु से लेकर इलियट और रिचर्ड तक लिया, फ्रांस के बिंबवादियों प्रतीकवादियों तक से लिया। इजरा पाउंड वगैरह का भी उसमें कहीं न कहीं रोल है जिसको वे मानते भी हैं। तो साथियों, मोटे तौर पर मैं आपको बताया था कि दो विश्व युद्धों के बीच की आलोचना का समय है, जो जिस पर अस्तित्ववाद का बड़ा गहरा प्रभाव है। स्वाभाविक है, वो दौर अस्तित्ववाद का था, एलिनेशन का है और सारी चीज़ों से कटकर मानवता के विखंडन का समय है, और औद्योगिकरण और पूंजीवाद के घनघोर जो परिणतियाँ हो सकती हैं उसका समय है। तो उस पूरे परिवेश का भी उस आलोचना दृष्टि पर आप असर, नई समीक्षा पर आप असर उसका देख सकते हैं। मैं आपको ये बता चुका हूँ पूर्व में कि जब ये जो है नई समीक्षा के मान मूल्य खड़े हुए तो जो रोमानी प्रवृत्तियाँ थीं, एक तो नई समीक्षा ने रोमानी प्रवृत्तियों का विरोध किया, इसके अलावा विक्टोरियन नैतिकतावाद का विरोध किया, इसके अलावा इन्होंने जो इंटेंशनल फैलिसीज वाला पक्ष है, यानी कि जिस पर वैचारिकी का जो प्रभाव बहुत अधिक हम देखते हैं, जैसे आज हम प्रेमचंद का मूल्यांकन करने चलते हैं और उसमें दलित विमर्श और स्त्री विमर्श के नज़रिए से प्रेमचंद का मूल्यांकन करते हैं, या तुलसीदास का मूल्यांकन हम दलित विमर्श और स्त्री विमर्श के नज़रिए से कर देते हैं। यही है इंटेंशनल फैलिसी या अफेक्शनल फैलिसी। तो ये देखिए, मार्क्सवाद के प्रचारवाद का भी विरोध किया, माने रोमानी प्रवृत्तियों के साथ, रोमांटिसिज्म की प्रवृत्तियों के साथ, विक्टोरियन मोरालिटी के विरोध के साथ मार्क्सवाद के प्रचारवाद का भी विरोध किया इन्होंने। और फ्रायड से प्रभावित थे कहीं न कहीं, लेकिन उसके मनोरोगी मानव का विरोध करते हैं नई समीक्षा वाले। नई समीक्षा संतुलन बनाने की कोशिश करती है। तो कुल मिलाकर नई समीक्षा ने परंपरा के पुनर्मूल्यांकन को बहुत महत्व दिया और नए ढंग से परंपरा को जीवित करने और पुनर्सृजित करने की बात की। तो ये जो पुनर्सृजन की बात है ये बड़ी महत्वपूर्ण है, जो कि इलियट से वो लेते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जिसको जो है नई समीक्षा के लोग, हालांकि नई समीक्षा में तमाम नए समीक्षक हैं, जैसे जॉन क्रो रैनसम का हम नाम ले रहे हैं, जिन्होंने टेक्सचर और स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया। केनेथ बर्क का नाम हम लेते हैं, केनेथ बर्क ने सिंबॉलिक एक्शन का सिद्धांत दिया। एलन टेट ने तनाव का सिद्धांत दिया। आरपी ब्लैकमर ने आप सभी जानते हैं कि जेस्चर या भंगिमा का सिद्धांत दिया। क्लिंथ ब्रुक्स ने विरोधाभास या पैराडॉक्स का सिद्धांत दिया, या एम्सन और बिमशॉट ने अनेकार्थता का सिद्धांत दिया। तो ये जो एम्बिग्विटी, थ्योरी ऑफ एम्बिग्विटी, तमाम तरीके के सिद्धांत जो हैं दिए हैं, और कई तरह के आलोचक हैं, कई तरह के सिद्धांत हैं। माने नई समीक्षा में बता चुका हूँ कि एक तरह के सिद्धांतों का पुंज नहीं है, वह तमाम विचार, भिन्न भिन्न समय के विचारकों ने अपने अपने विचार जो हैं अपने तरीके से रखे हैं। माने बावजूद इसके, कहने का मतलब नई समीक्षा के लोगों के मत वैभिन्न के बावजूद उनमें कुछ मसलों पर जो है कामन वो है मान्यताएं हैं, उनके मान मूल्य वहाँ पर आकर एक जैसे होते हैं, जिसके आधार पर हम नई समीक्षा का एक रूप खड़ा करते हैं। तभी मान पाएंगे ना कि यह एक पद्धति है। हालांकि अब रैनसम का अलग है, टेट का अलग है, क्लिंथ ब्रुक्स का अलग है, बर्क का अलग है, एम्सन का अलग है, तो फिर वो एक समीक्षा पद्धति कैसे हुई? वो एक समीक्षा पद्धति, तमाम परस्पर भी उनके मतभेद हैं, बावजूद इसके जो बिंदु जहाँ पर नई समीक्षा के सारे लोग एक मत हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नए समीक्षक जितने भी तरह की आलोचना की ऐतिहासिक, प्रभाववादी और रोमांटिक दृष्टियां प्रचलित थी, उनका खंडन करते हैं। एक बात। दूसरी बात कि कलाकृति की अखंडता के सभी आग्रही हैं। माने कलाकृति को अखंड रूप में देखने का, माने उसके रूप और उसके कथ्य, कंटेंट और उसके सौंदर्य वाले पहलू, दोनों को एकमेव करके, दोनों को अलग अलग देखने के पक्षकार नहीं है। तो कलाकृति की अखंडता की बात सभी
जो है नए समीक्षक करते हैं। और यह समीक्षा पद्धति वाद मुक्त समीक्षा पद्धति, ये किसी इज्म को, क्योंकि पहले ही मैंने बता दिया कि ये तमाम तरह की फैलसीज के खिलाफ है, किसी मार्क्सिज्म या फ्राइडिज्म वगैरह को लेकर नहीं चलते। हालांकि इस पर अस्तित्ववाद का प्रभाव है, क्योंकि उस दौर पर, पूरे दौर पर अस्तित्ववाद का प्रभाव था, इसलिए नई समीक्षा पर भी उसका प्रभाव है। लेकिन वो अस्तित्ववाद के सिद्धांतों को लेकर के अपने टूल्स विकसित नहीं करते। तो ये वाद मुक्त समीक्षा पद्धति है। हालांकि इन्होंने अपने अपने ढंग से अपने अपने जो है आलोचना के औजार विकसित किए, पर ये किसी खास एजेंडे के तहत नहीं लिख रहे हैं, आलोचना की पद्धति विकसित कर रहे हैं। ये कृति की स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं। चौथी बात कि अस्तित्ववाद का इन पर प्रभाव तो है। हालांकि मैंने जैसा कि कहा कि अस्तित्ववाद के वैचारिकी के तहत उन्होंने अपने टूल्स विकसित नहीं किए। ये उस युग पर, उस समय पर पूरा प्रभाव है, उस पूरे जमाने पर अस्तित्ववाद का प्रभाव है, जिसके नाते नए समीक्षक भी उससे अप्रभावित नहीं हैं। सभी परंपरा के प्रति जो है इलियटीय ढंग का आदर भाव रखते हैं। माने परंपरा के प्रति इलियटीय ढंग का आदर भाव रखते हैं, अर्थात परंपरा के पुनर्सृजन की बात करते हैं और ये मान कर चलते हैं कि जो हमारा वर्तमान है वह भी हमारे अतीत को देखने का एक नया नज़रिया दे सकता है। इस पूरे दृष्टिकोण को नई समीक्षा अपने भीतर आत्मसात करती है। तो ये कुछ बिंदु हैं जहाँ नई समीक्षा जो है कॉमन है, माने साझे तरीके से अपने विचारों को रखती है। तो आज हम मुख्य रूप से ये बातें हम लोग पिछली कक्षा में लगभग कर चुके थे। आज हम लोग मुख्य रूप से जो भिन्न भिन्न नए समीक्षक हैं उनके सिद्धांतों को रखेंगे। खास तौर पर आज हम रैनसम को, बर्क को और टेट को पढ़ना चाहेंगे। साथियों, जॉन क्रो रैनसम ने जो सिद्धांत दिया, शब्द विधान और अर्थ विधान का सिद्धांत दिया नई समीक्षा में। शब्द विधान और अर्थ विधान को उन्होंने टेक्सचर और स्ट्रक्चर कहा। टेक्सचर माने शब्द विधान, स्ट्रक्चर माने अर्थ विधान। रैनसम ने दरअसल ये शब्द आर्किटेक्ट से लिया था, माने जो वास्तुशास्त्र है वहाँ से टेक्सचर और स्ट्रक्चर लिया था। वास्तु विज्ञान में, वास्तुशास्त्र में जो ये टेक्सचर स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर दरअसल वो मूल ढांचा होता है किसी, जैसे कोई इमारत बनानी है तो उस इमारत का जो मूल ढांचा होगा, जो एक नक्शा होगा दिमाग में, जो उसका एक विचार होगा, मूल विचार जिस पर वो पूरी डिजाइन खड़ी होगी, तो वो जो डिजाइन का मूल विचार है वो टेक्सचर कहलाता है, स्ट्रक्चर कहलाता है। और उस स्ट्रक्चर को जब इंजीनियर, वास्तुशास्त्री मूर्त रूप दे देता है, साकार कर देता है पूरी अपने सृजन प्रक्रिया के माध्यम से, तो वो जो साकार रूप है उस डिजाइन या उस मूल विचार पर बना हुआ जो साकार रूप है उसको टेक्सचर कहा जाता है। और ठीक इसी बात को काव्य में प्रयोग करता है रैनसम अपने शब्द विधान के सिद्धांत में, और वो बताता है कि दरअसल कविता में एक कथ्य होता है, यानी कि मूल विचार होता है, जिस मूल विचार के भीतर से ही माने बिंब का निखार होता है, बिंब निकलता है। काव्य का जो उद्भव है वो किसी मूल विचार से होता है और मूल विचारों के भीतर से ही बिंब उभरता है। दरअसल सृजन प्रक्रिया में, रैनसम कहता है कि दरअसल सृजन प्रक्रिया में विचार ही बिंब में बदल जाते। जैसे एक कविता जो है केदारनाथ सिंह की मुझे याद आ रही है, आपने भी पढ़ा होगा, फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि जमीन पक रही है, जो उनका कविता संकलन है उसमें ये कविता है, फर्क नहीं पड़ता। उसकी अंतिम पंक्तियां हैं कि और यह समय है जब मेरे जूते के अंदर की एक नन्ही सी कील तारों को गढ़ने लगती है। और यह समय है जब मेरे जूते के अंदर की एक नन्ही सी कील तारों को गढ़ने लगती है। अब आप जरा देखें
कि जूते के भीतर की नन्ही सी कील जो है वो तारों को कैसे चुभेगी। तारे तो आसमान में हैं, और आप जानते हैं कि जो बिंब है कविता में, देखिए कितना कलात्मक बिंब है कि जैसे लगता है कि जब कवि कहता है कि जब तारों को मैं टिमटिमाता हुआ देखता हूँ, टिमटिमा उसकी जो टिमटिमाहट है, उसकी जो कपकपी है, ऐसा लगता है कि वो दरअसल हम मेरे जूते की कीलें उसको चुभ रही हैं, इसलिए वो टिमटिमा रहा है, सिकुड़ रहा है और टिमटिमा रहा और काँप रहा है उसकी कपकपी। ये जो पूरा दृश्य उपस्थित करता है कवि, ये दरअसल इसके पीछे ये देखिए, ये पूरा जो दृश्य है, ये कविता के भीतर सृजन प्रक्रिया में ये जो पूरा बिंब बना उभर करके आया, ये है टेक्सचर, ये शब्द विधान, इसको रैनसम टेक्सचर कहता है। लेकिन इसके पीछे जो मूल विचार है वो यही है कि दरअसल जो आम आदमी और हाशिए के व्यक्ति का जो भी उस हाशिए के व्यक्ति का भी जो सबसे तुच्छ और सबसे दबा हुआ हिस्सा है, माने जूता, उसके जूते की कील, यानी कि जब हाशिए के व्यक्ति में, उपेक्षित व्यक्ति में, शोषित व्यक्ति में, उत्पीड़ित व्यक्ति में, वंचित व्यक्ति में, वंचित समुदाय वर्ग के भीतर जब विचारों की कील उगने लगती है और अपने अधिकारों और अपने शोषण के खिलाफ प्रतिरोध की कील उगने लगती है, तो जो प्रभु वर्ग है, जो सितारे हैं, जो तारे हैं, वो शोषक वर्ग है, वो हमारे समाज का जो शीर्ष वर्ग है, सत्ताधारी या सत्ता से चिपका हुआ जो वर्ग है, जो ताकतवर वर्ग है, तमाम तरह की सत्ताएं उसके पास, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक हर तरह की सत्ताएं, उस वर्ग, उन सितारों को चुभन महसूस होती है, वो कपकपी वहाँ पता चलने लगती है। यानी कि निचले तब ये जो विचार है, जब प्रतिरोध माने निचले तबके में जब प्रतिरोध की कीलें उगेंगी, तो वो जो जूते की कीलें हैं वो उस निचले तबके का उस विचार को प्रतीकायित करती हैं। तो जब ये विचार है तभी इस तरह का बिंब केदार जी उपस्थित कर पाते हैं। तो जो विचार तत्व है उसको रैनसम ने कहा कि यही अर्थ विधान है, यह जो है स्ट्रक्चर है। और इस अर्थ विधान को जब सृजन प्रक्रिया में, माने विचार ही बिंब में बदल जाते हैं, विचार ही कई बार तो साथियों पूरा का पूरा कल्चरल वैल्यू, पूरा का पूरा सोशल सिस्टम के भीतर का जो मूल्य विधान है वह जो है कैसे टेक्सचर बन जाता, कैसे बिंब बन जाता है। इसके लिए मुझे एक कविता याद आती है, तुलसीदास की विनय पत्रिका की पंक्तियां हैं, आपके सामने मैं रखूं। तुलसीदास ने लिखा कि तुलसी जो पात माथ चढ़ो जनु नीचो, बोरत न वारी ताहि जानी आप सींचो। माने तुलसीदास कहते हैं कि एक तिनका है, पत्ता है, तुलसी जो पात माथ। तुलसीदास कहते हैं कि एक पत्ता है, सूखा तृण है, वह पानी के मत्थे चढ़ जाता है, पानी में, नदी में गिर जाता है, लेकिन वो पानी जो लहरें हैं, वो पानी जो बह रहा सतत, वो तिनके को यह सोच कर नहीं डुबोता। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि ये तो मेरे किनारे पर खड़े पेड़ का पत्ता है जिसको मैंने ही सींच कर बड़ा किया है। माने अब देखिए जो पूरा दृश्य है, दृश्य कभी उपस्थित करता, पूरा बिंब जो उपस्थित करता है कि एक नदी मानो बह रही है या कोई तालाब या सरोवर है जिसके किनारे पर एक पेड़ लगा हुआ है और उस पेड़ का सूखा पत्ता, उसको नीच कहते हैं तुलसी, और कहते हैं कि वो सूखा पत्ता गिरता है पानी में, निस्सार पत्ता, और इतराता है पानी के सर पर चढ़कर, लेकिन पानी है महान जो उसको डुबोता नहीं। कहता है कि इसको क्या डुबोना, इतराने दो, हल्का है तो क्या, नीच है तो क्या, अरे यह मेरे ही द्वारा सींच कर बड़े किए गए पौधे का पत्ता है। तो अपने ही द्वारा लगाए गए पेड़ के जो है संततियां हैं, उनको क्यों हम, उनसे क्या बैर। ये जो बहुत बड़ा वैल्यू सिस्टम है उसको कैसे इस पूरी दो पंक्तियों में कैसे बिंबायित किया है, पूरी तरह से बांध दिया है तुलसीदास ने। ये है उसका टेक्सचर। ये जो पूरी कविता में पूरा दृश्य विधान है, कलात्मकता है, तो विचार तभी कलात्मक हो पाएंगे जब हम तनाव का सिद्धांत पढ़ेंगे तो उस पर बात करेंगे कि इसी बात को जो है एलन टेट कहता है कि वो कहता है कि एक्सटेंशन और इंटेंशन माने बाहरी तनाव और भीतरी तनाव। एक्सटेंशन माने बाहरी तनाव,
बाहरी तनाव माने विचार तत्व, कथ्य जिसको हम कह रहे हैं, वाच्य अर्थ जिसको हम कहते हैं, अभिधेय अर्थ जिसको हम कहते हैं, वह है एक्सटेंशन। माने अपने द्वारा सींचे गए, अपने द्वारा पैदा किए गए व्यक्ति की संततियों से क्या बैर, ये एक बड़े आदमी का कथन है, ये एक वैल्यू सिस्टम है। उसको जब वो काव्य कला में ढालते हैं तो काव्य कला में बिंब के रूप में माने एक पत्ते और एक नदी के किनारे एक वृक्ष है और उसके पत्ते के गिरने और उसके इतराने, माने पत्ता जो पानी पर तैरता है उसको इतराने से जोड़ा, और पानी पत्ते को नहीं डुबोता तो उसको कहता है कि मेरे द्वारा सींच कर खड़े किए गए, बड़े किए गए पौधे का पत्ता है, उसको क्या डुबोना। तो ये जो पूरा दृश्य उपस्थित करता है, तो ये जब एक्सटेंशन और इंटेंशन के बीच सही संगति होगी तभी बड़ी कविता बन पाएगी। जिस कविता में ये तनाव जो है सबसे खूबसूरत ढंग से व्यंजित किया जाएगा वो कविता उतनी बड़ी कविता होगी। ये अपने जो है तनाव के सिद्धांत में एलन टेट प्रतिपादित करता है, वहाँ तक हम पहुँचेंगे। तो बहरहाल मैं ये बता रहा था कि कैसे देखिए कविता के में एक वैल्यू सिस्टम है या एक विचार तत्व है। जैसे हमने केदार जी की कविता या तुलसीदास की कविता की बात की, उस विचार तत्व या वैल्यू सिस्टम को कविता में, बड़े कवि कविता में कैसे कविता की सृजन प्रक्रिया में उस विचार को ही बिंब में बदल देते हैं, पूरे विचार को बिंब में बदल देते हैं। तो इस तरीके से टेक्सचर और स्ट्रक्चर के संपृक्ति का नाम, उसकी संपूर्ण अन्विति का नाम है कविता। ये रैनसम कहता है। रैनसम शब्द विधान और अर्थ विधान की कंप्लीट संपूर्ण अन्विति को कविता कहता है। और ये संपूर्ण अन्विति होती इस तरह है कि पहले विचार होता है और विचार ही बिंब में ढल जाता है, विचार को वो अर्थ विधान कहता है, और उस पूरी सृजन प्रक्रिया, पूरे काव्य सौंदर्य को वह जो है शब्द विधान या टेक्सचर कहता है। तो साथियों, इसके अलावा एक बात और जो रैनसम के संदर्भ में बतानी जरूरी है कि जो विचार है या जो मूल कथ्य है वह कलात्मक सौंदर्य विधान तक जो जिस प्रक्रिया के माध्यम से पहुंचता है उस प्रक्रिया को भी वो शब्द विधान या टेक्सचर के अंतर्गत लेते हैं। ठीक है। तो अर्थ विधान जो है वह मूल बीज तत्व है जहाँ से कविता बननी शुरू होती है, लेकिन उसके बनाने की पूरी प्रक्रिया और बन करके जब वो तैयार होती है वो पूरा जो कलाकृति बनती है उसको भी वो टेक्सचर ही कहता है। और ध्यान देने की बात यह है कि उसने एक शब्द का इस्तेमाल किया, असंबद्ध अस्थानिकता का सिद्धांत। असंबद्ध अस्थानिकता का सिद्धांत, ये जो असंबद्ध अस्थानिकता का सिद्धांत रैनसम ने दिया, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि जैसे जो शब्द विधान यानी टेक्सचर हम निर्मित करते हैं, कभी निर्मित करता है, वह स्थान बदल जाने पर, देश या प्रदेश या परिवेश बदल जाने पर उसका अर्थ भी बदल जाता है। माने जो अर्थ हम, जैसे अभी केदार जी की कविता की बात कर रहे थे, केदार जी की कविता जिस हम समाज में हैं, जिस समाज में हम हैं, अगर वहाँ जूतों की कील को हम सर्वहारा वर्ग या हाशिए के वर्ग से जोड़ सकते हैं तभी हम वो अर्थ कर पाएंगे। मान लीजिए किसी ऐसे समाज या परिवेश में कविता पढ़ी जाए जहाँ पर तारों को उच्च तबके से और जूते की कील को सर्वहारा या हाशिए के वर्ग से ना जोड़ा जा सके, उस तरह का वर्ग विभाजन समाज में ना हो, उस तरह के शोषण और उत्पीड़न की पद्धति ना हो, तो आप इस कविता का अर्थ वहाँ नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि असंबद्ध अस्थानिकता के सिद्धांत के माध्यम से दरअसल रैनसम ने ये बताने की कोशिश की कि हर जगह टेक्सचर एक ही अर्थ में नहीं जो है, माने टेक्सचर जो है भिन्न भिन्न परिवेश में उसकी अर्थ ध्वनियाँ बदल जाती हैं। इसलिए समीक्षक को जब उस टेक्सचर को एनालाइज करे, स्ट्रक्चर और टेक्सचर को, शब्द विधान और अर्थ विधान को, तो उसे असंबद्ध अस्थानिकता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए करना होगा, अन्यथा वो कविता की ठीक व्याख्या नहीं कर पाएगा। ये बात। और अंत में मैं ये बात आपको जोड़ दूं, माने रैनसम के संदर्भ में, कि देखिए रैनसम के इस सिद्धांत से किसी को कोई असहमत नहीं थी कि शब्द और अर्थ की संपृक्ति या आप ये कहें कि जो उसने शब्द विधान और अर्थ विधान की
सघन अन्विति को कविता कहा। अरे भाई, ये बात तो हमारे यहाँ भामह शब्दार्थौ सहितौ काव्य में कही रहा था। कुंतक ने, भामह ने, मम्मट ने, आचार्य जगन्नाथ ने, अंतिम आचार्य संस्कृत का, जो कहता है कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द, तो शब्द ही काव्य है, बस रमणीय अर्थ का प्रतिपादन। तो शब्द और अर्थ की संपृक्ति को तो माने भामा से लेकर जगन्नाथ तक और अरस्तु से लेकर इलियट तक सबने शब्द और अर्थ की संपृक्ति को काव्य माना। तो रैनसम यहाँ पर कोई नई बात नहीं कहता, लेकिन रैनसम ने अपने तरीके से उस बात को कहा जो मैंने आप तक पहुँचाया। शब्द विधान का मतलब वो पूरा काव्य सौंदर्य, और अर्थ विधान का मतलब वो कथ्य, वो विचार तत्व जो बाद में बिंब में ढल जाता है। तो ये जो है आपके सामने मैंने रखा रैनसम के सिद्धांत को। और चूँकि ये वीडियो बड़ा होगा तो दिक्कत होगी जो है उसको आप तक पहुंचाने में, इसलिए मैं अगले हिस्से को अगले वीडियो में आपको दे रहा हूं। माने केनेथ बर्क का जो प्रतीकात्मक व्यापार का सिद्धांत है और एलन टेट के सिद्धांत पर कुछ बातें जो है मैं आपको बताकर, जिससे कि केनेथ बर्क का जो सिद्धांत है प्रतीकात्मक व्यापार का सिद्धांत, सिंबॉलिक एक्शन का सिद्धांत, वो चलिए इसमें बात कर ही लेते हैं। देखिए, केनेथ बर्क ने जो सिंबॉलिक एक्शन का सिद्धांत दिया, उसका जो बुनियादी कविता के बारे में उसकी जो बुनियादी समझ है केनेथ बर्क की, केनेथ बर्क ने कहा कि कविता जो है एक शाब्दिक क्रिया है। जब वो शाब्दिक क्रिया है तो क्रिया शाब्दिक क्रिया कैसी होगी? उसने कहा कि कविता एक शाब्दिक क्रिया है और यह जो शाब्दिक क्रिया है वह सिंबॉलिक होती है। शाब्दिक जो क्रिया है वो सिंबॉलिक होती है, सिंबॉलिक एक्शन है, प्रतीकात्मक व्यापार है। मतलब क्या? मतलब ये है कि केनेथ बर्क कहता है कि जो कवि है वो किसी शब्द का जो प्रयोग कविता में करता है वो कोशगत अर्थ में नहीं करता, डिक्शनरी मीनिंग के अर्थ में नहीं करता, बल्कि वह संदर्भगत प्रयोग करके कविता में शब्द का संदर्भगत प्रयोग करके उसका अर्थ नया कर देता है या उसमें नए अर्थ भर देता है, अर्थ बदल देता है। तो आप ये देखें कि केनेथ बर्क ने भी संदर्भगत प्रयोग के माध्यम से शब्दों के कोशगत अर्थ को कवि द्वारा बदले जाने की बात कर रहा है, कवि द्वारा नए अर्थ के भराव की बात कर रहा है। जैसा कि हम अभी रैनसम के सिद्धांत में देख रहे थे कि रैनसम असंबद्ध स्थानिकता का सिद्धांत दे रहा है। तो असंबद्ध स्थानिकता का मतलब कि जब हम स्थान बदल देंगे, देश काल बदल देंगे, तो शब्द का अर्थ वही नहीं रह जाएगा, शब्द अपने अर्थ से असंबद्ध हो जाता है। तो वही बात तो लगभग केनेथ बर्क भी कह रहा है कि जब हम संदर्भगत प्रयोग करता है कवि, शब्दों का संदर्भ बदल जाएगा तो उसी शब्द का अर्थ नए कोशगत अर्थ से भिन्न सर्वथा नए अर्थ में जो है कविता में आता है। जैसे आप देखें, सुमित्रानंद पंत की कविता मेरे दिमाग में आ रही है। उन्होंने एक कविता लिखी युगांत में उन्होंने लिखा बापू के प्रति कविता। तो बापू के प्रति कविता में पंत ने लिखा है कि पशुता का पंकज बना दिया तूने मानवता का सरोज। पशुता का पंकज बना दिया तूने मानवता का सरोज। अब आप देखें, पशुता, अब पंकज और सरोज दोनों शब्द का एक ही अर्थ है, कमल, लेकिन बापू के लिए, गांधी के लिए प्रयोग करते हैं पंत कि पशुता का जो पंकज को पशुता से जोड़ा, कीचड़ से उत्पन्न हो रहा तो उसको जानवरपन से जोड़ा, और सरोज को मानवता से जोड़ा। तो पंकज का अर्थ पशुता के साथ आने के नाते संदर्भ उसका बदला तो वो अर्थ बदल गया, और सरोज का अर्थ मनुष्यता, मानवता के संदर्भ में आने के नाते उसका अर्थ अलग। यद्यपि दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, एक ही पर्यायवाची शब्द के भिन्न अर्थ में प्रयोग किया है पंत ने। तो ये देखिए कैसे कवि जो है कोशगत अर्थ में प्रयोग नहीं करता, सिंबॉलिक एक्शन इसको कहते हैं। वो माने केनेथ बर्क कहते हैं कि वो एक सिंबॉलिक माने प्रतीकात्मक प्रयोग करता है, और प्रतीक को ऐसा बिंब मानता। बर्क कहता है कि प्रतीक ऐसे बिंब होते हैं जो संदर्भ से जुड़कर काव्य भाषा में नए अर्थ उत्पन्न कर देते हैं। यहाँ प्रतीक उस प्रतीक के अर्थ में मत लीजिएगा जो प्रतीकवादियों के यहाँ प्रतीक है। यहाँ बस सामान्य अर्थ में प्रतीक शब्द का प्रयोग किया गया है, और वो कहता है कि प्रतीक
उन बिंबों को कहते हैं जो बिंब कविता में आकर के संदर्भ के साथ जुड़ करके काव्य भाषा में शब्दों के सर्वथा नए अर्थ पैदा कर देते हैं। जैसे कि अभी मैंने पंत की कविता का उदाहरण दिया। तो ये रहा केनेथ बर्ग का सिंबॉलिक एक्शन का सिद्धांत। अब जरा एलन टेट को भी देख लेते हैं। साथियों, एलन टेट के बारे में, चलिए वीडियो लंबा हो जाएगा तो हम लोग एलन टेट पर इसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए दूसरे वीडियो में बात करेंगे। आप सबको मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ। धन्यवाद।